हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू न्यू सेशन। उम्मीद करते हैं जो टॉपिक्स आप लोगों को कराए गए होंगे वो आप लोगों ने अच्छी तरह करे होंगे। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे कि आपको किसी टॉपिक में समस्या ना आए। कोई समस्या आती है सीधा कांटेक्ट करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं वो है हमारा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल क्या क्या होता है? टर्मिनल होते हैं सिरे। किसके सिरे लिए जाते हैं? बैटरी के सिरे लिए जाते हैं या किसी परिपथ के अंदर दो पॉइंट लिए जाते हैं। मान लो एक परिपथ है, परिपथ हमने बना रखा है, इसके अंदर प्रतिरोध है, प्रतिरोध में यहां सेल लगा रखा है और ये दो सिरे लिए गए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। इसी तरीके से बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, इनको भी हम टर्मिनल कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा आप लोग नोट करिए। ठीक है, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। पूर्णविराम। इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे? V बराबर होगा W/Q के। टर्मिनल विभवांतर ही है, कुछ अलग नहीं है। मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या इसको हम कहते हैं वोल्ट। राशि कैसी है? राशि है ये अदिश राशि है। अब हम इसके लिए एक सर्किट बना के चलते हैं। क्या करेंगे उसके अंदर? उसके अंदर हमने सर्किट बनाया, कुछ प्रतिरोध लिए और इसको हमने जोड़ा, एक सेल से जोड़ा जिसका विद्युत वाहक बल E है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। धारा ऐसे प्रवाहित होगी, जितनी धारा जाएगी उतनी धारा आएगी। इसके सिरों का विभवांतर हमने V1, V2 देन V3 प्रतिरोध के रूप में है। बाह्य परिपथ के तीन खंडों को हमने इसमें विभाजित किया है। तो देखिए चलने वाला जो आवेश है, चूंकि तीनों के तीनों खंड श्रेणीक्रम में है, इसलिए चलने वाला जो आवेश होगा वो तीनों के अंदर एक जैसा ही होगा, अलग नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर W1/Q, V2 बराबर W2/Q और V3 बराबर
W3/Q। क्योंकि आवेश एक ही है, लेकिन प्रतिरोधों के अलग अलग होने के कारण, खंड की लंबाइयां अलग अलग होने के कारण उनमें किया गया कार्य, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य भिन्न भिन्न होगा। इसी कारण से सबके जो विभवांतर होंगे वो अलग अलग होंगे। अब देखिए, ये जो ऊर्जा मिली ये किससे मिली? अब चूंकि किया गया कार्य जो टोटल है वो W1 W2 प्लस W3 के बराबर है, के योग के बराबर है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करिए। क्या करेंगे, इसके अंदर जो W है इसको हम Q से डिवाइड कर देते हैं, W1/Q, W2/Q, W3/Q। W क्या है? W है कुल कार्य, यानी कुल ली गई ऊर्जा। किससे ली गई ऊर्जा? सेल से ली गई ऊर्जा। तो इसको लिखेंगे E, ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट, जिसके जो भी आगे आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों खंडों के सिरों के विभवांतरों का योग सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। इसलिए V1 V2 V3 क्या कहलाएंगे? उन खंडों के टर्मिनल विभवांतर कहलाएंगे। स्पष्ट है कि विद्युत वाहक बल का मान तीनों खंडों के विभवांतरों के योग के बराबर है। अतः V1 V2 V3 उन खंडों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। इस तरीके से हमने दो तरीके से परिभाषा करी। एक परिभाषा तो हमने क्या करी कि भाई सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा सेल देता है या सेल द्वारा दी जाती है उसे सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दूसरे तरीके से हमने क्या स्पष्ट किया? दूसरे तरीके से हमने स्पष्ट किया कि एक विद्युत परिपथ बना करके जिसके अंदर तीन खंड लिए गए हैं, जिनके सिरों का जो विभवांतर है वो V1 V2 V3 है, और उनका उन तीनों विभवांतरों का जो योग है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस तरीके से हमने टर्मिनल विभवांतर एक्सप्लेन किया। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ध्यान से करते चलिए, समय हमारे पास काफी है, हम लोग आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग मेरा साथ दें और साथ में आप लोग निरंतर कार्य को बनाए रखें, करते रहें, जिससे कि आपका कार्य छूटे ना। अब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध तो वही है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट लगाना। रुकावट कहां लगाएगा? रुकावट लगाएगा धारा के मार्ग में रुकावट लगाएगा। तो धारा के मार्ग में इसने रुकावट लगाई, तो अगर बाह्य परिपथ में ये रुकावट लगाई जाती है धारा के मार्ग में तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य परिपथ कहते हैं। लेकिन सेल की बात हम कर रहे हैं, तो सेल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ होता है? सेल के अंदर एक होता है विद्युत अपघटय। जैसे हम लेक्लांचे सेल की हम बात करें, लेक्लांचे सेल के अंदर एक बर्तन होता है। इस बर्तन को हम कहते हैं वोल्टामीटर।
लेक्लांशे सेल। बर्तन को कहा जाता है वोल्टामीटर। अभी आगे वोल्टमीटर का जिक्र भी आएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम वोल्टेज नाप सकते हैं। वोल्टामीटर एक ऐसा बर्तन है जिसमें सेल बनाया जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा, एक कार्बन की छड़ पड़ी हुई होगी, एक जस्ते की छड़ पड़ी हुई होगी, जिंक की, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। इसके अंदर एक प्रकार का सॉल्यूशन पड़ा हुआ होगा अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। संतृप्त कैसे बनाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर हम अमोनियम क्लोराइड को उसके अंदर घोलना शुरू करें और वोल्टामीटर, इसमें एक अवस्था ऐसी आएगी जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का घुलना बंद हो जाता है। बंद हो गया तो समझ लें संतृप्त विलयन बन गया। तो इस तरीके से लेक्लांचे सेल बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज हुई, एक तो इलेक्ट्रोड हुई सेल के अंदर, एक इसके अंदर लिक्विड हुआ। लिक्विड जो हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघटन के रूप में, तो दोनों ही धारा के मार्ग में रुकावट लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो जिस तरीके से कोई बाह्य परिपथ धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल के भीतर विद्युत अपघटन तथा इलेक्ट्रोड भी एक प्रकार का प्रतिरोध आरोपित करते हैं जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, जिस प्रकार बाह्य परिपथ धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल के भीतर विद्युत अपघटन भी एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्या है, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटन की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा गाढ़ा विद्युत अपघटन होगा उतना ही ज्यादा उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। सेकंड पॉइंट यह है, प्लेटों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड और कैथोड
एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर होंगे, विद्युत अपघटय में उपस्थित आयनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा खर्च जो होगी वो ऊष्मा के रूप में होगी, वो प्रतिरोध लगाएगी। इसलिए प्लेट जितनी पास हो उतना प्रतिरोध कम होता है। ये ना हो कि आपने मिला दी, भाई मैंने तो मिला दी, अब मिला करके प्रतिरोध खत्म हो गया। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस उसमें होनी चाहिए जिससे प्रतिरोध कम रहे। ये टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा सांद्रता घटेगी। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा सांद्रता घटेगी। सांद्रता घटेगी तो मतलब तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। सांद्रता घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि भाई इलेक्ट्रोड किस प्रकार के लिए गए हैं। उनकी प्रकृति, उनके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने सेल ले तो लिया, सेल में क्या होगा, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, जब उसके अंदर लगातार विद्युत चलती रहती है, विद्युत लेते रहते हैं, तो क्या होगा, उसमें से गैस निकलती है। गैस निकलने से हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी वो बुलबुले के रूप में कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ या फिर जिंक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। और इकट्ठी होने से क्या होगा, इकट्ठी होने से हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, तो निकलने वाले जो धन आयन है, चलने वाले जो धन आयन है, जो धन आयन कहां से चलेंगे, जिंक की तरफ चलेंगे। जिंक पर जब बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या हो गया, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन ने एक कवरिंग कर ली है। कवरिंग करने के बाद कवरिंग कैसी हुई है, हाइड्रोजन आयन की, पॉजिटिव की। कार्बन से कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव आयन चल रहे हैं, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हुए हैं तो वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो आगे जाकर के धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है मरकरी की, जिसे हम अमलगम कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अमलगम कहते हैं। तो इस जिससे कि क्या होगा कि हाइड्रोजन की जो लेयर है वो कम से कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये कहता है, आप लोगों ने बैटरी में देखा होगा, जब बैटरी आप घर से आप बाजार से परचेज करके लाते हैं तो बैटरी वाला क्या कहता है कि भाई पानी डाल करके रखना बैटरी के अंदर इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोड उस लिक्विड में, उस तेजाब में, उस विद्युत अपघटय में डूबी हुई नहीं होगी, जब तक आवेश का इकट्ठा होना संभव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, प्लेटों के विद्युत, प्लेटों के, ऐसा नहीं, विद्युत अपघटय में प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा विद्युत अपघटय के अंदर, उतना ही ज्यादा ये आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कुछ 4 पॉइंट थे आंतरिक प्रतिरोध के लिए। पहला बताया, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटय के
सांद्रता के देखिए आगे देखते हैं। इसमें बताया आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटन के सांद्रता पर निर्भर करता है। गाढ़ा होगा आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के बढ़ाने पर बढ़ता है, दूरी ज्यादा होगी प्रतिरोध ज्यादा। सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति है, रखरखाव है, कितना यूज करा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा यूज करा जाएगा, प्रकृति अच्छी नहीं होगी, पदार्थ बढ़िया नहीं होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निश्चित रूप से ज्यादा होगी। विद्युत अपघटन जितने में जितना प्लेट ज्यादा डूबी हुई होंगी, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू उतनी ही कम होती है। और लास्ट पॉइंट, छठा 5वां पॉइंट नोट करिए कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटन या द्रव की सांद्रता घटती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू घट जाती है। ये हमारे 5 पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल के विद्युत वाहक बल। हेडिंग नोट करिए, सेल के विद्युत वाहक बल कोमा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाइए। ई स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, इसके सिरों पर लगाया गया है एक वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। धारा यहां से चलेगी, ऐसे जाएगी। अब आप इसमें यह सोचेंगे कि धारा मैंने वोल्ट मीटर में नहीं भेजी, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, इसलिए धारा नगण्य के बराबर लेता है। आंतरिक प्रतिरोध है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, आप देखिए कि ये तो केवल जो मेजर करता है वो केवल मेजर करता है किसको किसको बताएगा, सेल के सिरों के विभवांतर को बताएगा। पहली बात, अगर हम ये मान के चलते हैं, माना Q आवेश प्रवाहित करने में कुल कार्य W हो, तो E बराबर होगा W/Q के। पहली इक्वेशन हमने इसे कंसीडर कर ली, पहली इक्वेशन मान ली। अब इसके बाद हम ये मान के चलते हैं, माना बाह्य परिपथ के सिरों का विभवांतर, बाह्य परिपथ के सिरों का विभवांतर कैपिटल V हो, V प्रवाहित धारा स्मॉल I तथा प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो हमें यह सूत्र बताया V बराबर IR होता है। अब बाह्य परिपथ के परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में, माना करके है, माना बाह्य परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में कार्य W1 हो, तो कितना होगा, V बराबर होगा W1/Q के। V बराबर होगा W1/Q के बराबर होगा। और चूंकि हमने परिपथ को दो हिस्सों में बांटा है, एक बाह्य में और एक आंतरिक में। बाह्य की बात हमने कर ली। अब देखिए, माना आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के
सिरों का विभवांतर स्मॉल v हो, धारा I तथा Q आवेश प्रवाहित करने में कार्य W2 हो, तो स्मॉल v होगा W2 अपॉन Q के बराबर। अब चूंकि आपको यह पता है E बराबर होता है, या पहले इससे टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? W बराबर होगा W1 प्लस W2 के बराबर। W देखिए क्या होएगा, EQ, इससे क्या आएगा VQ प्लस इससे आएगा स्मॉल v इंटू Q आ गया, तो Q से Q कैंसिल होगा, E बराबर होगा V प्लस स्मॉल v प्लस स्मॉल v। हमने इसको लिख दिया है यहां, और इससे यह बात पता लग गई है कि बाह्य परिपथ का विभवांतर और आंतरिक परिपथ का जो विभवांतर है उसका योग सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब इसमें आगे देखिए, चूंकि हम किसी भी तरीके से आंतरिक परिपथ का विभवांतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंतरिक परिपथ के कोई सिरे नहीं होते हैं, तो केवल क्या निकाल सकते हैं, बाह्य परिपथ के सिरों पर हम वोल्टमीटर लगा सकते हैं। जैसे आपका बिजली का प्लग है, उसके अंदर आपने दो तार लगा दिए, वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा। लेकिन आंतरिक क्या है, आंतरिक तो पता ही नहीं, कोई सिरा ही नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड के कोई सिरे नहीं होते। तो हम क्या मान के चलते हैं, चूंकि स्मॉल v होता है I इंटू स्मॉल r के बराबर, इसलिए ये वैल्यू इसमें रखिए, E बराबर होगा v प्लस I स्मॉल r और v बराबर होगा E माइनस I r के बराबर। ये उस कंडीशन में है, यह अवस्था तब होगी जब धारा सेल से ली जा रही हो। जब सेल से धारा ली जा रही, लेकिन सेल के आवेशन में, आवेशन का मतलब क्या होता है, आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग होना। चार्जिंग होने में क्या होगा, चार्जिंग होने में धारा सेल देगा नहीं, सेल धारा को लेगा, लेगा तो होगा, तो V बराबर होगा E प्लस IR। ये केवल हमारी वो कंडीशन है जिसके अंदर चार्जिंग हमारी हो रही है। अब बस लगभग टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन इसके अंदर थोड़े थोड़े वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब देखिए, क्योंकि V बराबर होता है I कैपिटल R के, पीछे भी दिखाया, तो समीकरण 2 से वैल्यू रखिए, I R बराबर E माइनस IR, ट्रांसफर करिए, I कॉमन हो गया, R प्लस R बराबर E, और इंप्लाइज करके I बराबर E अपॉन R प्लस R। जब प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, R प्लस R हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। बस एक लास्ट पॉइंट, अब दूसरा एक नया रूप बना लेते हैं। अब समीकरण 2 से ही देखिए, V बराबर E माइनस I की जगह रखा हमने V अपॉन R स्मॉल r, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, V कॉमन 1 प्लस R अपॉन R बराबर E, 1 प्लस R अपॉन R बराबर E अपॉन V, R अपॉन R बराबर E अपॉन V माइनस 1, स्मॉल r बराबर R, E अपॉन R, E अपॉन V माइनस 1। इस तरीके से ये हमारे अलग अलग रूप के सूत्र आए। इसी तरीके से सूत्र एक ही है, V बराबर E माइनस IR। जिस तरीके का वैल्यू दे रखा हो उस तरीके के
सूत्रों का हम यूज करते हैं। इस प्रकार हमारा आंतरिक प्रतिरोध का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कहीं कोई समस्या आती है, वीडियो का नंबर नोट करिए, वीडियो की वॉचिंग में जहां टाइमिंग में जहां प्रॉब्लम आती है उसको नोट करिए, फिर मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को निश्चित रूप से हल करूंगा। सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। जो बात मैं बता रहा हूं, थोड़ा हो सकता है स्पीड ज्यादा हो, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए और आराम से अपना काम करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोई समस्या हो मेरे से संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।